हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिवासी स्ट्रगल के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आदिवासीज होते कौन है। ठीक है, हु आर रेफर टू एज ट्राइबल। ट्राइबल पीपल है, आदिवासीज हैं। ठीक है, ये एक ही कंसीडर होते हैं। कह रहे हैं कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन रिमोट एरियाज सच एज फॉरेस्ट, माउंटेन्स, वैली। जो लोग क्या है माउंटेन के अंदर रह रहे हैं, वैली में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अलग से रह रहे हैं। माउंटेन मतलब कि क्या है, मेन स्ट्रीम से हटकर रह रहे हैं। ठीक है, और इनका क्या है, अपनी खुद की लैंग्वेज है, अपना कल्चर है। ठीक है, अपनी वियरिंग हैबिट है, अपनी ईटिंग हैबिट है, अलग तरह का खाना पीना, वेशभूषा, मतलब अलग तरह के कपड़े ये लोग डालते हैं। ठीक है, तो क्या है, इन्होंने अपना कल्चर जो है बचा के रखा हुआ है, तो हम इनको क्या बोल रहे हैं, ट्राइबल पीपल बोल रहे हैं। शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम इनको जना भी बोलते हैं। जना का क्या मतलब है, पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, मतलब कि जंगल में रहने वाले लोगों को हम क्या कह रहे हैं, जना कह रहे हैं। इनको ट्राइब भी बोल रहे हैं हम। ठीक है, और आदिवासीज भी बोल रहे हैं। अब क्या है, देखो यहाँ पे माइग्रेशन की बात की गई है कि जो आदिवासीज लोग हैं वो अब अकेले नहीं रह गए हैं। उनमें बहुत सारे लोग जो है अपने फायदे के लिए क्या है, मतलब उनके अंदर जाके रहने लगते हैं, उनकी जमीनों के ऊपर जाके रह रहे हैं। ठीक है, और कोई ना कोई मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया या कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, जो आदिवासीज जो अलग से रह रहे थे वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन के बारे में। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि नो एरिया ऑफ द कंट्री आर इनहेबिटेड एक्सक्लूसिवली बाय ट्राइबल पीपल। कि इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे सिर्फ क्या है कि ट्राइबल पीपल अकेले रह गए हों, अपने अलग से कल्चर बसाकर वो बैठे हैं। ठीक है, वी कैन यूज ओनली वर्ड ट्राइबल कंसंट्रेशन मोर ट्राइबल पीपल। हम क्या है, जो ट्राइबल कंसंट्रेशन किस चीज़ को बोल सकते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ पे मोस्टली क्या है ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, हम उसको बोलते हैं ट्राइबल कंसंट्रेशन। ठीक है, वहाँ पे बाहर का कोई पर्सन नहीं रह रहा है। बट अब क्या हो गया है, अब टाइम के अकॉर्डिंग क्या है कि ट्राइबल पीपल कहीं पे भी अकेले नहीं है, उनके अंदर क्या है, कोई ना कोई बाहर के लोग आकर रह रहे हैं। ठीक है, माइग्रेट होकर। क्योंकि माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं दूसरे लोग, क्योंकि उनको वहां से रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, वो अपने फायदे के लिए जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं। देन इसके बाद आपको आ जाता है नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये ट्राइबल पीपल हैं या आदिवासीज लोग हैं, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। जो इंडिया की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपनी मोनोपोली चला रही है। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, जो फॉरेस्ट हैं सारे के सारे वो उन्होंने अपने अंडर ले लिए हैं। और उनको बोला जाता है कि हम लोग क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमको मिनरल्स चाहिए। ठीक है, पावर जनरेशन कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए कोल चाहिए, या और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या है, रिसोर्सेज के लिए जो है आदिवासीज को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लैंड एक्वायर्ड, जो गवर्नमेंट है उनकी लैंड को क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। और नो रिहेबिलिटेशन। नो रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, उनको दोबारा से बसाना। मतलब कि एक जगह से उनको उठा दिया जाता है और उनको दोबारा कहीं पर रहने के लिए जगह भी नहीं दी जा रही है। और कंपनसेशन, और ना ही कोई मुआवजा वगैरह कुछ भी नहीं उनको दिया जा रहा है। देन उसके बाद क्या है, अदर ऑन द नेम ऑफ एक्सप्लॉयटेड। और क्या है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका किया जा रहा है। किस चीज़ के नेम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमी ग्रो। की हमको क्या करना है, देश की तरक्की करनी है, हमको इकोनॉमिकली क्या क्या करवाना है, ग्रो करवाना है अपनी कंट्री को। ठीक है, अब ये जो MG रेनाडे हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑफ द लॉफुलनेस ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो रिमैरिज। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हिंदू हमारे मतलब जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं, तो इन्होंने उनकी भी स्टडी की। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि जो विडो हैं उनको मैरिज का दोबारा से मतलब राइट है। भी कोई भी जो हमारे वेद वगैरह कहीं पर भी ये चीज़ नहीं कही गई है कि उनको मैरिज का राइट नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपनी स्टडी की और यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, जो शास्त्राज हैं वो सैंक्शन फॉर री मैरिज ऑफ विडो की ये मंजूरी देते हैं। सैंक्शन का मतलब है मंजूरी देना। हमारे जो शास्त्र हैं वो खुद मंजूरी देते हैं कि जो लेडीज़ विडो हो जाती हैं वो दोबारा से री मैरिज कर सकती हैं। देन इसके बाद यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे जो है MG रनाडे का ख़त्म होता है। देन स्टार्ट हो जाता है ज्योतिबा फुले। अब ये जो ज्योतिबा फुले थे, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया था, सत्य शोधक समाज बनाया था। और ज्योतिबा फुले ने कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर भी काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आ जाता है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने जो है वुमेन एजुकेशन के बारे में बात की गई है कि अगर आप गर्ल्स को स्कूल नहीं भेज सकते तो कम से कम उनको आप घर पे बिठाकर आप एजुकेट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा देखो ये बताया गया आपको दयानंद सरस्वती के बारे में। जो ये दयानंद सरस्वती जी हैं, ये भी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो रिलीजियस हैंडीक्राफ्ट भी किसी भी कल्चर के अंदर कोई भी लड़की है, ठीक है, तो उनको क्या है मतलब रिलीजियस हैंडीक्राफ्ट सिखाना चाहिए, जो भी उनके कल्चर के अंदर हैंडीक्राफ्ट चलता है। ठीक है, वुमेन एजुकेशन और वुमेन्स को भी पढ़ाना चाहिए। ये बात तो सभी बोल रहे हैं कि वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, जितने भी सोशल वर्कर हमने अभी पढ़े हैं
देन उसके बाद है आर्ट ऑफ हाउस कीपिंग, और उसको घर का रख रखाव कैसे करना है वो सारी चीज़ें भी क्या है वुमेन्स को, लड़कियों को सबको सिखानी चाहिए, ठीक है। दयानंद सरस्वती भी बोल रहे हैं वुमेन्स के बारे में। तो आपको नेक्स्ट है आपको आइडियल ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी आर। अब यहाँ पे आपको देखो क्या बताया गया कि सारे के सारे जो मतलब कि आइडियाज़ हैं वो ये नहीं है कि बाहर से आए हैं, इंडियन लोगों ने भी इसके ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलियन इम्पोर्ट्स, ऐसा नहीं है कि आइडियोलॉजी वेस्टर्न साइड से ही सारी आई है, ठीक है। इंडियंस ने भी इसके ऊपर काम किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, देखो यहाँ पे जो है आपको ताराबाई शिंदे के बारे में बताया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, देखो वाई ताराबाई शिंदे रोट स्त्री पुरुष तुलना। अब ये जो ताराबाई शिंदे थी महाराष्ट्र की, ठीक है, इन्होंने ये बुक क्यों लिखी थी, ठीक है। देखो इसमें क्या बताया गया, ताराबाई शिंदे रोट स्त्री पुरुष तुलना एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोसाइटी टू फोकस ऑन द डबल स्टैंडर्ड ऑफ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। इंडिया के अंदर क्या है कि डबल स्टैंडर्ड चलता है, किसके लिए, मेल्स के लिए, कि उन्हीं को ही प्रधान माना जाता है हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड चलता है इंडिया के अंदर, और जो मेल है वही डोमिनेट करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है और किस चीज़ के बारे में बात की है। तो स्त्री पुरुष तुलना जो है कब लिखी गई है, 1882 में लिखी गई है, ठीक है। महाराष्ट्रियन ये हाउसवाइफ थी, घर पे रहती हैं लेडी, ना ही कोई मतलब बाहर कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही है, हाउसवाइफ है, ठीक है। ताराबाई शिंदे, इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी जिसका नेम क्या है, स्त्री पुरुष तुलना। इसमें इन्होंने बताया है कि स्त्री और पुरुष की तुलना करके बताया है कि किस तरीके से जो मेल है वो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और देन उसके बाद आपको नेक्स्ट आ जाता है सुल्ताना ड्रीम। सुल्ताना ड्रीम जो है वो किसने लिखी है, बेगम रुकैया शेखावत हसैन ने लिखी है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने जो है साइंस फ्रिक्शन के ऊपर काम किया है, और दूसरा ये कह रहे हैं कि वुमेन जो ऑथर इन द वर्ल्ड रोल रिजर्व टू मैन एंड वुमेन। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा है कि जो मैंस वाले वर्क हैं और जो वुमेन्स के वर्क हैं, ठीक है, इनको क्या कर देना चाहिए, आपस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो मैंस है वो वुमेन के काम करे, जो वुमेन्स है वो मैंस के काम करे। तो इस तरीके से इन्होंने रोल ही चेंज कर दिया है कि इन्होंने सुल्ताना ड्रीम के अंदर बेगम रुकैया शेखावत हसैन, ठीक है, इन्होंने सुल्ताना ड्रीम एक अपना ड्रीम देखा है और ड्रीम के अंदर जो है इनके काम चेंज कर दिए हैं। देन इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस कराची सेशन होता है, इसमें भी वुमेन्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनता है, देखो व्हाट वर द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजनशिप डिक्लेयर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बताया गया इसमें। जो कांग्रेस का सेशन होता है कराची के अंदर 1931 में, ठीक है, इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स की बात होती है सिटीजन को लेकर, ठीक है। अब वुमेन्स इक्वालिटी के बारे में ये थोड़े ज़्यादा बात करते हैं कि वुमेन्स को क्या है, इक्वालिटी देनी चाहिए, और नो डिसेबिलिटी, किसी के साथ भी कास्ट रिलीजन और सेक्स के नेम पर क्या है मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन है आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि जो भी लोग 18 के हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, उनको क्या है, राइट टू वोट मिलना चाहिए, ठीक है। और राइट टू वोट मतलब वुमेन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने वुमेन्स के लिए क्या बोला है कि वुमेन्स को भी जो है वोट का राइट होना चाहिए। अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, बट इंडिया के अंदर स्टार्टिंग में वुमेन्स को क्या है, मेंस के बराबर ही, मेंस के साथ ही इक्वालिटी रखी गई है और वुमेन्स को भी वोट का राइट दिया गया है। देन उसके बाद क्या है, और भी वुमेन्स के बहुत सारे मॉडर्न इश्यूज़ हैं, जैसे आजकल रेप केसेस आ जाते हैं, ठीक है, एसिड अटैक भी आ जाते हैं, और वायलेंस घर में, डोमेस्टिक वायलेंस होती है घर के अंदर, मारपीट करना, ठीक है, वुमेन्स के साथ। और डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन, क्या है कि लेडीज़ को क्या है, कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता, क्योंकि मेंस जो है वही इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लेते हैं घर में जो भी डिसीजन होते हैं। तो इस तरीके की ये जो प्रॉब्लम्स है ये भी आ रही हैं, ठीक है। अगर आपको स्त्री पुरुष तुलना के बारे में जानना है तो आप कोई और छोटी शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्त्री पुरुष तुलना के अंदर क्या स्टोरी थी। अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। जैसे कि जो स्त्री पुरुष तुलना है, इसमें क्या है कि जो एक ब्राह्मण होता है, ठीक है, ब्राह्मण की जो वाइफ है, ठीक है, अब ये ब्राह्मण की हो जाती है डेथ, ठीक है, और जो विडो वाइफ है उसको बेटा पैदा होता है, ठीक है। जब बेटा पैदा होता है तो ये खुद ही इसको मार देती है कि हस्बैंड तो है नहीं, कि अब मैं क्या करूँ, कि ये तो सही नहीं है, लोग गलत उंगली उठाएंगे, ये वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग जो है वुमेन्स को भी क्या कर देते हैं, मतलब मौत की सज़ा सुना दी जाती है कि भी आपको भी ज़िंदा रहने का राइट नहीं है अगर आपने अपने बच्चे को मारा है तो, ठीक है। बट ये क्या सोच रही थी, ये सोच रही थी कि अगर हस्बैंड नहीं है, विडो हो चुकी है, कि मेरी लाइफ तो ख़त्म है, बच्चे की लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब क्या है कि लोग इसको जब सज़ा दे देते हैं, ठीक है, मौत की सज़ा सुना देते हैं, तो फिर ये मतलब कि ये बात उठाती है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ या कुछ जो भी इसमें क्या इसके
जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनका भी तो इक्वल रोल था ना। अब पनिशमेंट के नाम पे सिर्फ मुझे ही पनिशमेंट क्यों मिल रही है, इस तरीके से जो इनकी स्टोरी होती है। फिर ये यही लिखती है स्त्री पुरुष तुलना, कौन लिखती है, ताराबाई शिंदे। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, आप डिटेल में ये स्टोरी देख सकते हो, बट इतना ज़्यादा आपको डिटेल में करने की ज़रूरत भी नहीं है। देन अभी हम लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, द स्ट्रगल्स ऑफ द डिफरेंटली डिसेबल्ड। जो डिफरेंटली डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको भी इंडिया के अंदर रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इस चैप्टर में हमने जितने भी स्ट्रगलिंग लोग हैं उन सब के बारे में जिक्र किया है, जैसे कि अलग अलग टॉपिक बने हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, जैसे एससी और एसटी को कंबाइंड कर दिया, ठीक है, कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, अपने राइट्स को लेके। ओबीसीज का मुद्दा भी हमने पढ़ा है, ये 1935 आ गया, ये 1990s आ गया, ठीक है। फिर वुमेन्स के लिए भी सोशल वर्कर आए हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई हैं, ठीक है, कराची सेशन भी हुआ है इसको लेकर। अब आ जाएगा मेंटली, ये जो साइकोलॉजिकली है, मेंटली डिसेबल्ड पीपल है, ये भी स्ट्रगल करें। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने जो स्ट्रगलिंग पीपल है उन्हीं के बारे में सारी की सारी जो है स्टडी की है। तो अभी ये जो लास्ट टॉपिक है इसको भी देख लेते हैं, जल्दी से चैप्टर खत्म करते हैं हम। ये देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो अब डिसेबल्ड हैं, अब ये डिसेबल्ड ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकली हैं, ठीक है, शारीरिक तौर पर ये लोग अपंग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कॉग्निटिव भी, दिमागी तौर पर भी, जैसे कि कुछ लोगों का आईक्यू कम होता है, ठीक है, कुछ का आईक्यू एवरेज होता है, तो इस तरीके से। और मेंटली भी कुछ लोग, आप पता ही है जैसे आपको, ठीक है। और इमोशनली भी क्या है, इम्बैलेंस होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो क्या है, इम्पेयरमेंट के मतलब होती है, जिनको भी इम्पेयरमेंट होती है, किसी भी लेवल पर हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि फिजिकली ही होगी। अब इसके अंदर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको आ रहा है, अनीता घाई। अनीता घाई क्या करती हैं, यहाँ पे कहती हैं कि यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पेयरमेंट के बारे में। इम्पेयरमेंट क्या है, कई बार कुछ लोग जो हैं फिजिकली, कॉग्निटिव, मेंटल, इमोशनल लेवल पर इम्बैलेंस होते हैं, मतलब आईक्यू प्रॉपर नहीं है, ठीक है। फिजिकली डिसेबल्ड हैं, कॉग्निटिव डिसेबल्ड मतलब कि आईक्यू ज़्यादा कम होना, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, और कई बार ये कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है एग्जिस्ट करती हैं, हमें सारी की सारी प्रॉब्लम दिखाई देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपकी टर्म है वो ये देखो, अनीता घाई ये क्या बोल रही है डिसेबल्ड लोगों के लिए, कह रहे हैं द इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड कैन बी कंपेयर्ड टू इनविजिबल मैन ऑफ रॉल्फ एलिसन। अब यहाँ पे देखो क्या बताया कि जो अनीता घाई पहले तो ये कह रही हैं कि इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड, अब ये देखो कह रही है कि जो ये नहीं है कि वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम खुद इनको नहीं देखना चाहते, ठीक है। हम हर जगह पर इनको एक्सक्लूड करते हैं। अगर क्लास में कोई एक बच्चा थोड़ा सा डिसेबल्ड है, चाहे वो मेंटली लगा लो चाहे फिजिकली लगा लो, ठीक है, तो दूसरे बच्चे उसको हमेशा अवॉइड करके रखते हैं। तो क्या है, हम खुद उसको अनदेखा कर रहे हैं, इनविजिबल कर रहे हैं, कि वो है ही नहीं, क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अनीता घाई कह रही हैं कि ये जो इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड है, किसके साथ कंपेयर कर रही है, रोल्फ एलिसन ने एक बुक लिखी थी, बुक कौन सी है, इनविजिबल मैन, ठीक है, कि ये भी क्या है, इसमें भी अनदेखा किया जा रहा है। किनको अनदेखा किया जा रहा है, ये इसके अंदर स्टोरी लिखी गई है यूएसए के बारे में। यूएसए में क्या हो रहा था, अब वहाँ पे अमेरिकन ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे थोड़े लोग किसमें मिनॉरिटी के अंदर है, अफ्रीकन जो है, ठीक है। तो ये मेजोरिटी वाले लोग इनको क्या करते थे, अनदेखा करते थे, इनको इग्नोर किया जाता था, एक्सक्लूड किया जाता था और ह्यूमिलेट किया जाता था। तो जिसकी वजह से क्या है, ये लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहे थे। तो इन्होंने ये जो बात बोली है इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड, इसको इसके साथ कंपैरिजन करके बताया अनीता घाई ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कॉन्सेप्ट जो है खत्म होता है। देन उसके बाद देखो क्या है, परसेप्शन अबाउट डिफरेंटली एबल्ड। अब ये जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं इसके लिए हमारी ये परसेप्शन क्या है, हमने क्या अपनी मतलब कि राय बना रखी है इनके बारे में। तो एक तो ये बायोलॉजिकली गिवन, मतलब कि इनको शुरू से ही जो जन्म के साथ ही कोई ना कोई मतलब ये डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं, बायोलॉजिकली फिट नहीं है ये लोग, ठीक है। दे देयर ये क्या है, इन जो लोगों को क्या लिया जाता है, फॉर ग्रंटेड लिया जाता है कि ये ऐसे ही पैदा हुए हैं, इन्होंने ऐसे ही मर जाना है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इनके लिए फॉर ग्रंटेड जो वर्ड हैं वो लिए जाते हैं। उसके बाद है दे सीन एज अ विक्टिम, और इनको एक अपराधी की तरह देखा जा रहा है कि जैसे इन्होंने कोई क्राइम करके रखा हुआ है, ठीक है, तो एज अ विक्टिम इनको अच्छा फील नहीं होता, इनके सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। देन उसके बाद है
आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीड टू हेल्प। क्या है कि अब इनको क्या है, नीड ऑफ हेल्प होती है कि इनको किसी ना किसी पर्सन की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। और थोड़ी सी सपोर्ट के साथ ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करते हैं खुद को। देन है लिंक्ड विद इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन। अब ये क्या है, हर एक की अपनी अपनी सेल्फ परसेप्शन है, कोई इनको किस तरीके से देखता है, कोई कैसे तरीके से इनको समझता है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं इनके लिए देखो कैसे वर्ड भी यूज़ करते हैं, जैसे कि जो इंसल्ट वर्डिंग है, ह्यूमिलेटिंग वर्ड हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे बेचारा। हमने हमेशा ये वर्ड बोल ही देना होता है, जैसे ही वो हमें दिखाई देता है, बेचारा चल नहीं सकता, ये तो बेचारा है ही ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और हम इसके लिए क्या है, डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं, ठीक है। और ये पास्ट कर्मा को भी हम इसमें ब्लेम करते हैं कि ये इसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे, इसलिए इस बार ऐसा पैदा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्डिंग यूज़ की जाती है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे बताया कि मेंटली चैलेंज आ जाते हैं, इसमें विजुअली इम्पेयर्ड आ जाते हैं, फिजिकली इम्पेयर्ड आ जाते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं डिसेबल्ड के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब इससे इनके ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एजुकेशन में भी ये पीछे रह जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी इनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, और सोशल लाइफ्स के अंदर भी अच्छे से जी नहीं पाते, अपनी जो फैमिली है वो नहीं बना पाते हैं ये। देन इसके बाद इन्होंने बताया कि ये जो डिसेबिलिटी है, कि अगर किसी में डिसेबिलिटी आती है, ठीक है, इसका पॉवर्टी के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है, ठीक है। पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, तो क्या है, प्रॉपर खाने पीने को नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या है, डिसेबिलिटी आ जाएगी। देखो अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि मेल न्यूट्रिशन इन मदर्स, अगर मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, बेबी कंसीव है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाला बेबी जो है वो डिसेबल्ड हो, ठीक है, वो हेल्दी पैदा ना हो। देन इसके बाद आपको बताया गया है कि इन एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। अब क्या है कि जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इम्यून सिस्टम जिसके साथ स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे कुछ भी प्रोग्राम नहीं चलाए जाते हैं। कई बार जो है बच्चे जो हैं प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक रह जाता है। तो इसीलिए क्या है, जैसे कि मिड डे मील चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, कि बच्चे अगर घर पर नहीं खा पा रहे तो कम से कम वो स्कूल के अंदर तो खा पा रहे हैं, ठीक है, और उनको चेंज कर करके जो है न्यूट्रिशन जो है दिया जाता है। देन उसके बाद है एक्सीडेंट इन ओवर क्राउडेड हाउसेज। कई बार क्या है, एक ही घर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और बच्चे को अनदेखा किया जाता है, जिसकी वजह से उसको प्रॉपर टाइम पे खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, तो कोई ना कोई डिसेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और इन सब चीज़ों के लिए क्या है, सेल्फ अवेयरनेस जो कैंपेन है वो चलानी चाहिए गवर्नमेंट को, और बहुत सारी एनजीओज इनके ऊपर काम कर रही है, और इंडिविजुअल अपने बेस पे भी इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है आपको सच्चर कमेटी रिपोर्ट। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के अंदर क्या था कि इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम्स रह रहे हैं, इंडियन जो मुस्लिम हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी की जा रही है, तो इसकी तरफ क्या है, नेशनल अटेंशन दिलवाई गई थी, किसमें, सच्चर कमेटी के अंदर, ठीक है। सच्चर कमेटी में क्या किया गया था कि यहाँ पे जो है मुस्लिम जो लोग जितने भी इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, और उनकी इनइक्वालिटी की तरफ ध्यान दिलवाने के लिए क्या है, सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, देखो, राजिंदर सच्चर थे, और राजिंदर सच्चर के नेम पे ही ये नाम पड़ गया आपका सच्चर कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। राजिंदर सच्चर ने, अब ये कौन थे, चीफ जस्टिस थे ये दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे ही ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई थी कि जो मुसलमान हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं हो रहा है इंडिया के अंदर, तो ये अच्छे से बिहेव होना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।